गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की पॉलिटी और चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको फेडरलिज्म की फीचर्स के बारे में बताया था कि फेडरलिज्म क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फीचर्स होती हैं फेडरलिज्म की। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंडिया के बारे में कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। कौन सी ऐसी फीचर हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, थिंग्स हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती हैं। अंडरस्टैंड? तो मैंने बताया था कि फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म की इंपॉर्टेंस क्या होती है और किस तरह से फेडरलिज्म अपने कंट्री के अंदर रहने वाले सिटीजन्स की फीलिंग को, उनके रिलीजन को, उनकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं जो डेली लाइफ से जुड़ी हैं उनको वो सिक्योर कर सकती है। अंडरस्टैंड? तो अब बात करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में इंडिया के बारे में कि इंडिया में जो फेडरलिज्म है वो किस तरह से काम करता है। अंडरस्टैंड? तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ा था। वहां यूनिटरी गवर्नमेंट थी बेल्जियम में, बाद में उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम अमेंडमेंट करने के बाद अपना एक फेडरल स्ट्रक्चर यानी फेडरल गवर्नमेंट वहां पर उन्होंने सेटअप की थी। क्यों? क्योंकि बेल्जियम के अंदर जो एथनिक कंपोजिशन थी वो डिफरेंट थी। वहां जर्मन भी रहते थे, फ्रेंच भी रहते थे, डच भी रहते थे। ठीक है, उनकी लैंग्वेज अलग थी, उनकी जो फीलिंग्स थी वो अलग थी। तो उन सबकी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके राइट को सिक्योर करने के लिए बेल्जियम ने एक फेडरल स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट किया था। ठीक है, उसने पावर की शेयरिंग की थी, किसके बीच? सेंट्रल के बीच और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। जो राइट थे वहां पर सेंटर के राइट को, जो कुछ राइट थे वो स्टेट के राइट को भी, स्टेट को भी, गवर्नमेंट को भी दिया गया था। उसके बाद उन्होंने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट वहां पे सेटअप की थी। ठीक है, तो इस तरह से वहां के लोगों की जो फीलिंग्स थी, जो रिलीजन था, जो लैंग्वेज थी, वो प्रोटेक्ट हो गई थी और एक पीस मेंटेन करने में सफल रहा था बेल्जियम। ठीक है, वहीं अगर बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका में फेडरल स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट नहीं किया। तो आपको पता ही था कि किस तरह से वहां पे सिविल वॉर हुआ था और इकोनॉमिक कंडीशन और जो सिटीजन के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिससे बहुत सारे सिटीजन मारे गए। तो बहुत ही ज्यादा एक वास्ट कंडीशन हो गई थी श्रीलंका के अंदर। ठीक है, अब इंडिया के अंदर ये कंडीशन ना हो, उसको देखते हुए इंडियन जो लीडर्स थे उन्होंने इंडिया के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर को, फेडरलिज्म को एक्सेप्ट किया कि इंडिया के अंदर जो बेल्जियम वाली सिचुएशन थी या श्रीलंका वाली सिचुएशन थी, इस तरह की सिचुएशन यहां पर ना राइज हो। तो इसलिए हम यहां पर फेडरल स्ट्रक्चर को, एक फेडरल जो गवर्नमेंट है उसको इंडिया के अंदर स्टैब्लिश करते हैं। तो इंडिया 1947 में ब्रिटिश से आजाद हुआ और उसके बाद एक पार्टीशन भी हमने झेला जो बहुत ज्यादा पेनफुल था। हमसे ही इंडिया से अलग होकर पाकिस्तान बना, दूसरा बांग्लादेश बना। तो ये जो सारे कंट्री थे ये इंडिया की पार्ट थे। अब इंडिया की जो एथनिक कंपोजिशन है, ये इंडिया की जितनी भी सिटीजन है वो डिफरेंट लैंग्वेज के, डिफरेंट रिलीजन के, उनकी डिफरेंट ड्रेसेस होते हैं, फूड भी उनका डिफरेंट होता है। तो बहुत ज्यादा एक जो इंडिया की एथनिक कंपोजिशन है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सिटीजन रहते हैं, इनकी फीलिंग्स अलग होती हैं और रिलीजन के भी अंदर बहुत सारे सेक्ट होते हैं जिनको डिफरेंट लोग अलग अलग सेक्ट को मानते हैं। हिंदू धर्म के अंदर की अगर बात करें तो हिंदू धर्म के अंदर ही बहुत सारे सेक्ट हैं, बहुत सारे संप्रदाय हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इस्लाम के अंदर ही बहुत सारे सेक्ट हैं। ठीक है, सिख धर्म के भी। तो इंडिया में, इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो पूरे वर्ल्ड में अपनी डाइवर्सिटी के लिए इंडिया पहचाना जाता है, उसकी एक आइडेंटिटी बनती है। तो इंडिया के अंदर आजादी के बाद एक पीस को मेंटेन करना और यहां के लोगों को एक यूनिटी में बांधना इतना आसान नहीं था। तो 1947 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को राइट करने का काम शुरू किया गया, क्योंकि अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था हमारे पास। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन था, उसी के अकॉर्डिंग रूल एंड रेगुलेशन वो हम पर कर रहे थे। लेकिन जब आजाद हुआ कंट्री तो उसके बाद हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन लेके आना पड़ा और उस कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को बताया गया कि इंडिया क्या एक फेडरल कंट्री है। वो क्या है? एक
बहुत सारे राज्यों का एक संघ है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट है। इंडिया क्या है? एक यूनियन ऑफ स्टेट है। इंडिया के अंदर, इंडिया एक ऐसा कंट्री होगा जिसके अंदर बहुत सारे राज्य होंगे, ठीक है। तो इंडिया क्या है? एक स्टेट यूनियन है। किसका? स्टेट का, यानी इंडिया इज ए यूनियन ऑफ अ स्टेट। बहुत सारे राज्यों का एक समूह है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिया बोलते हैं। दैट इज द क्लियर। इस तरह का प्रोविजन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। उसके बाद यहां पर पावर शेयरिंग की गई। शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन को राइट किया गया तो उसमें टू टायर गवर्नमेंट को सपोर्ट किया गया। फर्स्ट आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद आपकी स्टेट गवर्नमेंट, और बाद में इसमें प्रोविजन करके, इसमें अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टायर गवर्नमेंट को भी, पंचायत गवर्नमेंट या कम्युनिटी गवर्नमेंट को भी यहां पर लाया गया। तो फर्स्ट हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट थी। जब शुरू में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो उसमें हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट थी, और इन दोनों गवर्नमेंट के बीच ही पावर को शेयरिंग किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि इंडिया एक डाइवर्सिटी कंट्री है, बहुत सारे डाइवर्सिटी के अंदर देखने को मिलती है। डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेज को मानने वाले लोग यहां पर रहते हैं। तो इसलिए सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट को अलग अलग पावर प्रोवाइड की गई थी, ताकि दोनों ही गवर्नमेंट एक दूसरे को, दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट ना हो किसी भी लॉ को लेकर, और दोनों ही अपने जितने भी इंडियन सिटीजन हैं उनकी फीलिंग्स को अच्छी तरह समझ सकें, उनके रिलीजन को, उनके लैंग्वेज को, या उनके जितने भी राइट्स हैं उनको अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर सकें। तो इस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को राइट किया गया, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2 टायर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को रखा गया। उसके बाद दोनों ही गवर्नमेंट को पावरफुल बनाया गया, और पावरफुल बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 लिस्ट को राइट किया गया, यानी 3 लिस्ट बनाई गई, और वो जो लिस्ट होती हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपका स्टेट और सेंटर को पावर दी जाती है। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 लिस्ट हैं। पहली लिस्ट क्या है आपकी? यूनियन लिस्ट, उसके बाद आती है स्टेट लिस्ट, और एक आती है कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये 3 लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को या इंडिया को प्रोवाइड करा। ये हम बोल सकते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट हैं, और उन 3 लिस्ट के अकॉर्डिंग आपके सेंटर और स्टेट को पावर दी गई है। तो अब देखते हैं कि यूनियन लिस्ट क्या होती है और स्टेट लिस्ट क्या होती है, और कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, ठीक है। और कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको लेकर इन लिस्ट में राइट दिए गए हैं आपके स्टेट और सेंटर को। तो ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट ऐसी लिस्ट है, इनमें कुछ सब्जेक्ट दिए होते हैं, ठीक है। यूनियन लिस्ट में अलग सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं, स्टेट लिस्ट में अलग सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में अलग सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं, और वो सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनके ऊपर सेंटर स्टेट लॉ बना सकती है। अंडरस्टैंड? तो लिस्ट क्या है? लिस्टों में सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं, और इन सब्जेक्टों के ऊपर स्टेट और सेंटर अपने लेवल से लॉ बना सकती हैं। दैट इज क्लियर। तो पहले हम देखते हैं यूनियन लिस्ट के बारे में कि यूनियन लिस्ट क्या है और किस तरह से यूनियन लिस्ट काम करती है, कौन कौन से सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट के अंदर, कौन कौन से राइट हैं जो यूनियन लिस्ट के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए हैं। यूनियन लिस्ट किसकी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज द डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। They are included in this list because we need a uniform policy on these matters. Throughout the country, the union government alone can make law letting of the subject mentioned in the union list. अब देखिए, यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट दिए जाते हैं वो सब्जेक्ट, उन सब्जेक्ट के ऊपर आपका ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट का ही राइट होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट को लेकर रूल बना सकती है, लॉ बना सकती है। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? इसमें आपका आता है डिफेंस, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी, ठीक है। अब ये ऐसे राइट हैं जो आपका यूनियन लिस्ट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिले हुए हैं। कौन सा? फॉरेन अफेयर्स। फॉरेन अफेयर्स मतलब मींस जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, किसके साथ ट्रेड करना है, किसके साथ युद्ध करना है, वो कौन डिसाइड करेगा? यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट।
सेंट्रल गवर्नमेंट वो क्या करेगी, डिसाइड करेगी। इसके साथ बैंकिंग के ऊपर बैंकिंग को कौन देखता है, आपका सेंटर देखता है। करेंसी, कितनी करेंसी इंडिया में लॉन्च करनी है, करेंसी को कब स्टॉप करना है। अब नोटबंदी की थी वो किसने की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने की थी। तो यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उन पर राइट, लॉ बनाने का जो राइट होता है वो सिर्फ आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। इसमें आपका फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन और डिफेंस, इंडिया के को डिफेंस करने के लिए जो आर्मी को रखा गया है, आर्मी की सैलरी, आर्मी की जो भी किसके साथ आर्मी को युद्ध करना है, आर्मी को क्या क्या फैसिलिटीज देनी है, कौन सा रूल एंड रेगुलेशन आर्मी के लिए बनाना है, ठीक है, वो सारी चीजें कौन करता है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। किस लिस्ट को लेकर, यूनियन लिस्ट को लेकर। दैट इज द क्लियर। तो यूनियन लिस्ट के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बनाए गए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ही यूनियन लिस्ट को लेकर लॉ बना सकती है। दैट इज द क्लियर। अब आगे की बात करते हैं आपकी स्टेट लिस्ट के बारे में। तो देखते हैं, स्टेट लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज द पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। The state government alone can make law relating to the subject mentioned in the state list. अब देखिए, सेंटर बहुत बड़ा होता है। सेंटर क्या होता है, सेंटर की जो सरकार होती है वो पूरे इंडिया पर रूल करती है। तो इंडिया क्या बहुत बड़ा है, इंडिया में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, स्टेट हैं, स्टेट में भी फिर क्या है आपका डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद आपकी तहसील है, फिर उसके बाद विलेज है। तो इतने सारे, इतने बड़े एक वास्ट कंट्री पर रूल करना इतना आसान नहीं होता है। जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनाएंगे हम बैठ के कहां बनाएंगे, संसद में बनाते हैं। लेकिन इंडिया के कोने कोने तक जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को भी, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ राइट दिए और वो राइट आपके आते हैं स्टेट लिस्ट में। और ये स्टेट लिस्ट में जितने भी राइट दिए गए हैं इन पर इंडियन सिटीजन्स के लिए, अपने राज्य के लोगों के लिए स्टेट लिस्ट से लेकर स्टेट लॉ बना सकता है। तो कौन कौन से राइट हैं जिस पर स्टेट अपना लॉ बना सकता है, आपकी पुलिस है, आपकी एग्रीकल्चर है, उसके बाद आपका कॉमर्स है, उसके बाद आपका ट्रेड है। तो इन व्यापार को लेकर, कॉमर्स को लेकर, आपका एग्रीकल्चर को लेकर, आपकी पुलिस को लेकर, एजुकेशन को लेकर, ये जो राइट्स हैं, ये जो सब्जेक्ट है, ये आपके स्टेट लिस्ट में लिखे होते हैं। और स्टेट लिस्ट इन्हीं के अकॉर्डिंग अपने स्टेट में लॉ बना सकता है, वो अपने लोगों के लिए लॉ बना सकता है। जैसे तमिलनाडु में अगर किसी को पुलिस का सिस्टम सही नहीं है, उसको सही करना हो, पुलिस के लिए कोई लॉ बनाना हो, तो वो सेंटर नहीं बनाएगा, वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए, यूपी के लिए, पुलिस के लिए कोई लॉ बनाना हो, ठीक है, तो वो कौन बनाएगा, यूपी की गवर्नमेंट बनाएगी। दैट इज द क्लियर। तो इस तरह से स्टेट लिस्ट के जितने भी सब्जेक्ट हैं जो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किए गए होते हैं, उन पर सिर्फ राइट बनता है आपका स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट ही इस लिस्ट में जो सब्जेक्ट दिए होते हैं उनके अकॉर्डिंग लॉ बना सकती है अपने स्टेट के सिटीजन्स के लिए। दैट इज द क्लियर। और ऐसे लॉ जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं वो सिर्फ स्टेट में ही लागू होते हैं, किसी पूरे कंट्री में या किसी अदर स्टेट में वो लागू नहीं होते हैं। सेंटर यूनियन लिस्ट के द्वारा बनाए गए जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं और जितने भी इन पर लॉ बनाए जाते हैं इन सब्जेक्ट को लेकर, वो पूरी कंट्री में लागू होती है। जैसे जीएसटी है तो कहां से आया, यूनियन लिस्ट से आया, ठीक है, तो वो पूरे सेंटर में उसको लागू, सेंटर ने उसको बनाया, पूरी कंट्री ने उसको एक्सेप्ट किया है। दैट इज द क्लियर। अब एक लिस्ट होती है कंकरंट लिस्ट। ये जो लिस्ट होती है इसको बोलते हैं साझा लिस्ट। ये दोनों, इस पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का राइट होता है। मतलब ऐसे सब्जेक्ट, कंकरंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट को मेंशन किया जाता है, ऐसे सब्जेक्ट को रखा जाता है जिन पर आपका स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं वो हम देख लेते हैं। Concurrent list includes subject of common interest to both the union government as well as the state government, such as education, forest, trade, union, marriage, adoption and succession. Both the union as well as the state government can make law on the subject mentioned in this list. If their law conflict with each other, the law made by the union government will prevail. अब इसमें क्या होता है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर ऐसे सब्जेक्ट रखे जाते हैं जो दोनों स्टेट और सेंटर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, वो है आपका जैसे कि एजुकेशन है। देखो एजुकेशन पर लॉ आपका सेंटर भी बना सकता है। अभी हाल ही में आपकी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो लॉन्च किया गवर्नमेंट ने, तो किसने लॉन्च किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। दैट इज अ क्लियर।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी एजुकेशन को लेकर लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी एजुकेशन को लेकर लॉ बना सकती है। उसके बाद आता है इसके फॉरेस्ट जो की पॉलिसी वो आपका सेंटर भी बना सकता है फॉरेस्ट लॉ, और आपका स्टेट गवर्नमेंट भी फॉरेस्ट पर लॉ बना सकती है। उसके बाद आपका ट्रेड यूनियंस और आपका मैरिज को लेकर भी, और अडॉप्टेशन को लेकर और सक्सेशन को लेकर, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपका कंकरेंट लिस्ट में मेंशन किए गए हैं, और इन सब्जेक्ट को लेकर दोनों ही स्टेट और सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकते हैं। देखो एजुकेशन में आपने देखा होगा कि आपके केंद्रीय विद्यालय हैं जो सेंटर के द्वारा खोले गए हैं, ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपने गवर्नमेंट स्कूल खोले गए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है एजुकेशन, और इस पर दोनों ही सरकार, चाहे वो सेंटर की हो चाहे वो स्टेट की हो, अपना लॉ बना सकती है। और फाइनल में यदि किसी लॉ को लेकर दोनों के बीच डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, अगर तो वो फाइनल जो लॉ बनाती है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट ही बनाती है। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, उसको ज्यादा पावर मिली होती है, वो पूरे इंडिया की गवर्नमेंट होती है। तो कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसको लेकर दोनों के बीच में फाइट हो जाए, तो फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसमें सुपर होती है, और वो ही फिर फाइनल में उसको लॉ को बनाती है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाया गया लॉ है वो ही पूरे इंडिया में फिर लागू होता है। दैट इज क्लियर। अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया था, तब ये सारी लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट प्रोवाइड की गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। लेकिन उस समय जो सब्जेक्ट थे इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर, तो उनको इन लिस्ट में शामिल कर दिया गया था, जैसे एग्रीकल्चर है, मैरिज है, ट्रेड है, फॉरेन अफेयर्स है, वो सारे सब्जेक्ट। लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी थी जो बाद में आई, जैसे आपका क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर हार्डवेयर को लेकर जितनी भी आपके राइट हैं, लॉ हैं, वो बाद में आए, तो उनको आपका रेसिड्यूरी, ठीक है, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स, ऐसे सब्जेक्ट जो संविधान जब लिखा जा रहा था उस समय वो सब्जेक्ट नहीं थे हमारे पास, लेकिन जैसे जैसे वर्ल्ड के अंदर डेवलपमेंट बढ़ा, टेक्नोलॉजी बढ़ी और इंडिया ने भी उसको एक्सेप्ट किया, तो बहुत सी ऐसी चीजें थी जो हम अब उसको अपने डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर पाए, हासिल कर पाए। तो ऐसे सब्जेक्ट जो ना तो आपके यूनियन लिस्ट में है, ना आपका स्टेट लिस्ट में, ना आपके कॉन्करेंट लिस्ट में है, ठीक है, तो उनको बोलते हैं रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। तो ऐसे सब्जेक्टों पर लॉ बनाने का जो राइट होता है वो सिर्फ आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। दैट इज अ क्लियर। मीन्स कहने का ये है कि जो सब्जेक्ट आपका यूनियन लिस्ट में भी नहीं है, स्टेट लिस्ट में भी नहीं है और कॉन्करेंट लिस्ट में भी नहीं है, उस सब्जेक्ट को हम रेसिड्यूरी सब्जेक्ट बोलते हैं। और ऐसा सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट पे लॉ बनाने का जो राइट होता है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही होता है। अब इसमें दैट डू नॉट फॉल इन एनी अदर 3 लिस्ट और सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। तो ऐसे रेसिड्यूरी सब्जेक्ट को सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही उस पर लॉ बना सकती है। इसमें आता है आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जब कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उस समय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं था, उसके बाद में वर्ल्ड ने डेवलपमेंट किया और वो इंडिया में भी आया। तो ऐसे सब्जेक्ट, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट पर आपका सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को राइट होता है क्या बनाने का, लॉ बनाने का। अंडरस्टैंड। तो आई होप ये 3 लिस्ट जो मैंने बताई वो उसको आपने अच्छी तरह से नॉलेज को गेट किया होगा। अब उसके बाद आता है कि जो यदि किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट स्टेट और यूनियन लिस्ट को लेकर और स्टेट लिस्ट को लेकर या किसी भी तरह के लॉ को लेकर यदि फाइट हो जाती है दोनों गवर्नमेंट के बीच, ठीक है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया और स्टेट ने उसको फाइनल मानने से इंकार कर दिया, तो इस कंडीशन में जो आपका हाई कोर्ट है, आपका सुप्रीम कोर्ट है, उसमें दोनों सरकारें जा सकती हैं। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इंडिया के अंदर ऐसे कोर्ट हैं जो सरकारों के बीच में डिस्प्यूट को कम कराने का वर्क करते हैं। उनके बीच जो डिस्प्यूट है उसको फाइनली जो कंडीशन है उसको कम कराने की कोशिश करते हैं। और जिस लॉ को लेकर वो डिस्प्यूट होता है तो वो संविधान की एक्सप्लेनेशन सुप्रीम कोर्ट या स्टेट के अंदर आपका जो हाई कोर्ट है वो करता है और उसके अकॉर्डिंग वो बता सकता है कि इस पर राइट, इस लॉ को
इस सब्जेक्ट पर लॉ बनाने का राइट किसको है। अंडरस्टैंड। तो डेफिनेटली आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि 3 टाइप लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। और इन लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट दिए जाते हैं उन्हीं सब्जेक्ट को लेकर आपका सेंटर स्टेट क्या बनाते हैं, लॉ बनाते हैं। और ये 3 लिस्ट ऐसे लिस्ट हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाने में बहुत बड़ी हेल्प करती हैं, क्योंकि इसमें सेंटर और स्टेट के बीच में पावर की शेयरिंग होती है। और जहां पर पावर की शेयरिंग होती है वहीं पर आपका फेडरल कंट्री कहलाता है। तो डेफिनेटली आज के इस वीडियो लेक्चर में जो नॉलेज दी गई है उसको आपने गेट किया होगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।